फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की तैयारी एमपीपीएससी, एमपीएसआई और जो व्यापम के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले आप लोग मध्य प्रदेश के नाम के बारे में जानिए कि मध्य प्रदेश का नाम कैसे पड़ा। तो मध्य प्रदेश का जो नाम रखा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो, उनके द्वारा मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश रखा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में यानी कि बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश कहा गया। मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ऐतिहासिक जो विरासतें हैं और यहाँ की भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की जो व्यापक जैव विविधता है वो मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक और भौगोलिक स्वरूप प्रदान करती है। क्या है कि यहाँ पे जो भी विरासतें थीं, जैसे सिंधिया हो गई और होलकर विरासतें और गोंडवाना, और यहाँ पे जैसे भौगोलिक संरचना यानी कि मध्य प्रदेश बीचों बीच, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पे जैव विविधता भी व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश की एक सांस्कृतिक और भौगोलिक स्वरूप प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें भीमबेटका और आजमगढ़ ये मिले हैं, जहाँ से भीमबेटका में क्या मिलता है कि वहाँ पर शैलचित्र मिले हैं दोस्तों। भीमबेटका में जो पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, वहाँ पर शैलचित्र मिले हैं। और आजमगढ़ में क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ मानव के साक्ष्य और पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक मानव सभ्यता विकसित थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो मध्य प्रदेश के इन स्थानों में भी निवास करती थी। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव जीवन के साक्ष्य निर्धारित करते हैं कौन, भीमबेटका और आजमगढ़। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है दोस्तों, तो दक्षिणापथ और रेवोत्तर के रूप में मध्य प्रदेश को बोला गया था वैदिक साहित्य में। लेकिन जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो छठवीं ईसा पूर्व यानी कि जब महाजनपद कालीन युग था, उसमें मध्य प्रदेश की भी 2 महाजनपदें शामिल थी, जिसमें उत्तरी अवंती यानी कि उज्जैन और दक्षिणी अवंती यानी कि महिष्मती 2 महाजनपद मध्य प्रदेश की शामिल थी 16 महाजनपदों में। और दोस्तों मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, यानी कि लैंड लॉकेड स्टेट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश ना तो समुद्र से अपनी सीमा साझा करता है और ना ही मध्य प्रदेश किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए क्या कहलाता है कि यह स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉकेड स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों कि सतपुड़ा और विंध्याचल यानी कि सतपुड़ा श्रृंखला और विंध्याचल श्रृंखला दोनों मध्य प्रदेश के बीचों बीच हैं। इसमें से अनेक नदियां निकलती हैं। अनेक नदियां निकलने के कारण ही मध्य प्रदेश को माइका कहा गया है। जैसे कि नर्मदा मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर, वहीं बेनगंगा दक्षिण की ओर और पार्वती, चंबल, सिंध, ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश के मतलब उत्तर की ओर बहती हैं। इस प्रकार देखा गया है कि मध्य प्रदेश नदियों वाला भी राज्य है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के दूसरे नाम भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, पहले मध्य प्रदेश का नाम टाइगर स्टेट था, बीच में यह नाम
टाइगर स्टेट से हट गया था, लेकिन वर्तमान में फिर से मध्य प्रदेश का नाम टाइगर स्टेट हो गया है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की एक मानक सिद्ध तय करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नदियों के माध्यम से सिंचाई और यहाँ पर बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें क्या होगा कि कृषि में और औद्योगिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन? नदियाँ। अब मध्य प्रदेश का हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है, इसमें मध्य प्रदेश का जो आयत है, मतलब आकार, वो किस टाइप का है? तो मध्य प्रदेश का आकार आयताकार है और यह भारत के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार दोस्तों उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण में इसके जो फैला हुआ है मध्य प्रदेश, वो 605 है दोस्तों। 605 किलोमीटर तक फैला है उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर इसकी सीमा फैली है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी, यानी कि जो उत्तर की सीमा है वो चंबल नदी डिसाइड करती है, दक्षिण में ताप्ती नदी, और पूर्व में मैकाल श्रेणी तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। पीपला और पूर्व में मैकाल पर्वत, ये मध्य प्रदेश को क्या करते हैं कि सीमा का निर्धारण करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का एक अक्षांश और देशांतर बताता है कि मध्य प्रदेश जो अक्षांशीय दृष्टि और में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरी दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो मेन है वो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु यानी कि सबसे उत्तर वाला क्षेत्र, वो है मुरैना में दोस्तों। मुरैना में मध्य प्रदेश का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, उत्तर का बिंदु, यानी कि यहाँ पे मुरैना मध्य प्रदेश का आप वो देखेंगे मैप, उसमें मुरैना सबसे ऊपर यानी कि उत्तर में स्थित है। तो ये 26 अक्षांश 30 उत्तरी अक्षांश तक जो बिंदु है वो मुरैना में स्थित है, यह उत्तरी बिंदु है मध्य प्रदेश का। इस प्रकार दक्षिणी जो है 21 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, ये बुरहानपुर देखेंगे आप लोग मध्य प्रदेश के नक्शे में, तो जो बुरहानपुर है वह मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों, इसलिए उसको कहा गया है दक्षिणम बिंदु, जो 21 अंश 6 उत्तरी अक्षांश में इसका केंद्र बिंदु माना गया है। इस प्रकार आप देखते हैं कि पूर्वी बिंदु, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है वो सिंगरौली यहाँ पर है दोस्तों, सबसे पूर्व में स्थित है। आप मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे तो ये 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर जो सिंगरौली में है, वो मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु जो अलीराजपुर में है, सबसे पश्चिम में अलीराजपुर जिला आता है मध्य प्रदेश का, जो 74 अंश 9 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वो मध्य प्रदेश का कौन सा बिंदु है दोस्तों? वो है पश्चिमी बिंदु। मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु जो हैं दोस्तों, वो हैं पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, यानी कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट, वो है मंगलनाथ, जो कि उज्जैन में है। मंगलनाथ उज्जैन में है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और अखंड भारत, यानी कि जो पहले डिसाइड था अखंड भारत में, वो कहा गया था कि बरसाली, यानी कि जो बैतूल का एक क्षेत्र है बरसाली नाम का, वहाँ पर अखंड भारत का केंद्र बिंदु था। लेकिन जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश का विभाजन होता है भारत से, जब बनाया गया था स्टेट में, मध्य प्रदेश को स्टेट बनाया गया भारत से विभाजित करके, तब मध्य बिंदु क्या कहलाया दोस्तों? करौंदी ग्राम जो कटनी में है उसको बनाया गया। लेकिन जो वर्तमान में है भारत का केंद्र बिंदु, वो विदिशा में है दोस्तों। विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में वर्तमान केंद्र बिंदु है। और जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है वो है सागर,
और भारत का केंद्र बिंदु कहाँ माना गया है वर्तमान में, तो वो माना गया है विदिशा में। दोस्तों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है। यानी कि पहला राज्य कौन सा है दोस्तों हमारे भारत में, तो सबसे पहला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। दूसरा मध्य प्रदेश है जो 3,08,252 किलोमीटर पर फैला है मध्य प्रदेश का। वो मध्य प्रदेश को इतने क्षेत्रफल के आधार पर रखा गया है जो मध्य प्रदेश को दूसरा स्टेट का दर्जा दिया है भारत में, कि यह सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। लेकिन वहीं जनसंख्या के आधार पर अगर देखते हैं तो मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है दोस्तों। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। जो कुल भारत के एरिया यानी कि जो भारत के कुल एरिया है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 38% है मध्य प्रदेश का, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का है भाग है। राज्यों का गठन, जब राज्यों का गठन हुआ था तो उसमें क्या था कि 1947 में सेंट्रल इंडिया यानी कि जो सेंट्रल इंडिया था इसके प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया था। एक था मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल। तो इसमें क्या था दोस्तों कि बरार और जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे इसमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड रियासतों को मिलाकर के तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलाए गए थे, तो बरार था, सेंट्रल प्रोविंसेस थे और छत्तीसगढ़, बघेलखंड, इन रियासतों को मिलाकर के एक पूरा मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, उस टाइम की मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। और इसको पार्ट ए यानी कि स्टेट ए में शामिल किया गया था। राजधानी नागपुर और पार्ट ए में शामिल किया गया था। सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर के मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट गठित किया गया। सेंट्रल इंडिया की जो पश्चिमी रियासतें थीं उनको मिलाकर के पार्ट बी बनाया गया, जिसमें 2 राजधानियां डिसाइड हुई 6 महीने के लिए। एक थी ग्वालियर और एक इंदौर। 2 राजधानियां बनाई गई थी सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर के, जिसमें पार्ट बी स्टेट बनाया गया और इसकी 2 राजधानियां ग्वालियर और इंदौर को 6 महीनों के लिए राजधानी बनाई गई थी। सेंट्रल इंडिया की जो उत्तरी रियासत थी जिसको विंध्य प्रदेश कहा गया है दोस्तों, ये पार्ट सी का एक भाग थी। यानी कि पार्ट सी जो थी वो विंध्य प्रदेश को पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था और इसमें भोपाल भी शामिल था। लेकिन भोपाल को एक अलग ही स्टेट का दर्जा प्राप्त था दोस्तों, लेकिन था ये पार्ट सी का ही भाग, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अलग ही एक अपना स्टेट बनाया था भोपाल। जब राज्यों का पुनर्गठन होता है, फजल अली आयोग आते हैं 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग यानी कि जो आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। उसमें 2 सदस्य और थे, पंडित हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। तो 1953 में ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित किया गया था ये आयोग। इसमें क्या किए थे कि ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए। तो सबसे पहला जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। और भारत के जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसमें क्या था कि हिंदी भाषी जिला मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे, जो हिंदी भाषी जिले थे, जिसमें मंदसौर जिला के सुनील टप्पा को छोड़कर, यानी कि जो सुनील टप्पा वाली तहसील थी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको राजस्थान को दे दिया जाता है। और मध्य भारत पूर्व में विंध्य प्रदेश और महाकौशल के हिंदी भाषी जिला और राजस्थान की कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी इसको मिला करके
नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। जो सिरोंज तहसील थी दोस्तों, उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल स्टार्टिंग टाइम पे 4,43,246 वर्ग किलोमीटर पर डिसाइड हुआ और इसमें 43 जिले शामिल किए गए। जब सबसे पहला मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, तो मध्य प्रदेश के 43 जिले बने। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो 26 नवंबर को 1972 में भोपाल और राजनांदगांव जो कि अभी वर्तमान में सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ में है, 2 नए जिले बनाए गए थे। तो 2 नए जिले 26 नवंबर 1972 को बनाए गए थे। एक भोपाल था, एक था राजनांदगांव। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 2 जिले और बन गए तो कितने हो गए दोस्तों? तो 45 जिले हो जाते हैं 1972 में। इसके बाद क्या होता है कि 25 मई 1998 को बी आर दुबे एक आयोग जिसके अध्यक्ष थे, आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बी आर दुबे। इनकी अनुशंसा पर यानी कि ये सिफारिश किए कि मध्य प्रदेश में 10 और जिलों का गठन किया जाए। तो दोस्तों 10 और जिले बन गए मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या हो गई 1955। ये बात कब की है? 1998 में। यानी कि 1998 मध्य प्रदेश के जिले कितने हो गए दोस्तों? 1998 में 55 जिले मध्य प्रदेश के हो गए टोटल। फिर एक बार फिर से जिले हो गए, लेकिन कुछ और जिले बनाने की जो सिफारिश की गई लोगों के द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंहदेव कमेटी की गठित की करते हैं मध्य प्रदेश में कि सिंहदेव समिति गठित की गई। सिंहदेव समिति ने अनुशंसा किया यानी कि सिफारिश की कि 6 और नए जिलों का गठन किया जाए। तो दोस्तों अब 6 नए जिले गठित किए गए तो मध्य प्रदेश के जो टोटल जिले हो गए वो हो गए 61, यानी कि 61 जिले हो गए। कब हो गए दोस्तों? 1998 में 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश के 61 जिले हो गए। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों कि 61 जिले 12 संभाग बन गए। कब? 1998 में। फिर क्या होता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था दोस्तों, राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में लाया गया। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के 2 भाग होने चाहिए, एक भाग मध्य प्रदेश और दूसरा भाग छत्तीसगढ़ के रूप में जाना गया। तो जो छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजित कर दिया जाता है मध्य प्रदेश का, और इसमें 16 जिलों को छत्तीसगढ़ में दे देते हैं और 16 जिले और 3 संभाग और 16 जिले किसको दे दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ को दे दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में अब 45 जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट और 9 संभाग मध्य प्रदेश में शेष रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक और समिति बनाई जाती है 2003 में। वो समिति का नाम था बोस समिति, यानी कि बोस इसके अध्यक्ष थे। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति के अनुशंसा पर 3 और नए जिलों का गठन किया जाता है। यानी कि खंडवा जिला बहुत बड़ा था, इसके 2 भाग किए गए। तो खंडवा से बुरहानपुर और गुना से अशोकनगर और शहडोल से दोस्तों अनोखपुर को अलग किया गया। और मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 2003 में 48 जिले मध्य प्रदेश में हो गए और 9 संभाग। इसके बाद क्या होता है कि पुनः एक बार जिले बनाने के लिए लोगों द्वारा अनुशंसा की गई। तो 17 मई और 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले बनाए जाते हैं। इसमें क्या था कि झाबुआ से अलग करके क्या बनाया गया? अलीराजपुर, और जो सीधी जिला था इससे अलग करके सिंगरौली बनाया गया। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने 9 संभाग और जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 50, यानी कि 50 जिले डिस्ट्रिक्ट और 9 संभाग मध्य प्रदेश में अब
टोटल मिला के हो गए थे 2008 के टाइम पीरियड में। इसके बाद क्या होता है कि 2013 का जब टाइम पीरियड आता है दोस्तों, तो इसमें एक और नया ज़िला जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को अलग करके आगर मालवा नाम का एक नया ज़िला बना दिया जाता है। इस ज़िले को कब बनाया गया था दोस्तों, तो ये 16 अगस्त 2013 को एक नया ज़िला आगर मालवा के नाम से मध्य प्रदेश का 91वां यानी कि 51 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसको आगर मालवा के नाम से जाना गया। इसके बाद अभी मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का एक नया जिला जो टीकमगढ़ को अलग करके निवाड़ी बनाया गया है। तो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन अभी पिछली गवर्नमेंट 2 और नए जिलों का मतलब अनुशंसा की थी, जिसमें नवादा और एक था मैहर, लेकिन अभी वो पूर्णतः बने नहीं हैं। अभी आप लोगों को मध्य प्रदेश में जो टोटल ज़िले हैं वो 52 ही याद रखना है। जब वो बन जाएंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश के जो ज़िले नए बनेंगे वो आप लोगों को ऐड कर लेना है। अभी आपको 52 ज़िले और 10 संभाग, जो 10वां संभाग था दोस्तों वो था शहडोल, जो 2008 में बनाया गया था। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल ज़िले कितने हो गए दोस्तों, 52, और जो टोटल संभाग हैं वो 10 संभाग हैं। और 11वां संभाग भी एक प्रस्तावित है दोस्तों, छिंदवाड़ा नाम से, लेकिन वो अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, और इसका पुनर्गठन यानी कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों वो है भोपाल। और इसमें क्या था कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये मध्य प्रदेश का पुराना नाम था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के पहले मध्य प्रदेश का क्या नाम था, तो मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसका अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश के कितने नाम हैं। तो इसमें क्या था, हृदय प्रदेश जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, नदियों का मायका कोहनूर प्रदेश। कोहनूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हीरा की प्राप्ति होती है। कहाँ मिलता है हीरा, यह पन्ना, हिनोता और सतना जैसे जिलों में हीरे की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी पाई जाती हैं इस प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति जैसे भील हो गई, गोंड हो गए और सहरिया, ऐसी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अन्य स्टेट के अपेक्षा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को एक और नाम जो लघु भारत यानी कि भारत का एक छोटा रूप कहा जाता है लघु भारत, और मध्य प्रदेश को टाइगर भारत इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर टाइगर जो मध्य प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा हैं दूसरे राज्यों के अपेक्षा, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा की स्थिति है मध्य प्रदेश में वो कैसे है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को कैसे निर्धारित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है, जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है दोस्तों। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है, 14 जिलों होकर गुजरती है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ जान लेना चाहिए कि एक संभाग और 14 जिले, एक पूरा संभाग जो भोपाल संभाग है उसके जो पूरे जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि ऐसे कौन सा संभाग है जिसके सारे जिले यानी कि सभी जिले कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है, तो वो कौन सा संभाग है दोस्तों, तो वो है भोपाल। अब
14 जिले जो बताए गए हैं दोस्तों, इसमें है पश्चिम से पूर्व अगर हम लोग देखते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से जिलों को, तो इसमें सबसे पहला आता है रतलाम, फिर उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ और सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो दोस्तों जो 14 जिले हैं मध्य प्रदेश से, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और एक जो संभाग मैंने बताया है वो कौन सा संभाग है दोस्तों, वो है भोपाल संभाग। जो मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश की, वो है 83° पूर्वी देशांतर। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला जो सिंगरौली से होकर के गुजरती है। सिंगरौली से इसलिए गुजरती है दोस्तों क्योंकि भारत की जो मानक समय रेखा है 82°30 पूर्वी देशांतर, वो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो सिंगरौली से काफ़ी निकट है, इसलिए मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली, जिससे मानक समय रेखा जो 82°30 पूर्वी देशांतर, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है 82 सही 1/2 जो गुजरती है, उसके पास में सिंगरौली जिला होने के कारण मानक समय रेखा गुजरती है यहाँ से पास में। मतलब मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी जो सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, इनके बीच जो समय लगता है दोस्तों वो लगभग 34 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय लगता है। यानी कि पूर्व में जल्दी मतलब 6 अगर बजे सूर्य उगता है दोस्तों, सूर्यास्त होता है यहाँ पे, सूर्य उदय होता है 6 बजे, तो वहीं अलीराजपुर में कब होगा 6:30 में यहाँ पर सूर्य उदय होगा। यानी कि 34 मिनट, लगभग आधे घंटे का अंतराल मध्य प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी भाग में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं दोस्तों वो हैं मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये राज्य मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे मुरैना, उत्तरी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिले हैं, ये किससे लगते हैं दोस्तों, ये लगते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से। अब जो मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगने वाले जिले हैं दोस्तों वो हैं 10, यानी कि 10 जो जिले हैं वो राजस्थान से लगते हैं। इसमें मुरैना लगता है, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ। तो ये जो पश्चिमी और उत्तरी जिले हैं ये किससे लगते हैं दोस्तों, ये लगते हैं राजस्थान से मध्य प्रदेश के। और कितने जिले लगते हैं दोस्तों, 10 जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं मध्य प्रदेश के। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 9 जिले मध्य प्रदेश के टच करते हैं दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला क्षेत्र है जिसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश के ये दक्षिणी वाले जिले हैं, ये मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें 9 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। अगर हम वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कहाँ पर स्थित है, ये पूर्व में स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्व में स्थित है, यानी कि यहाँ पर सीजी स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी, शहडोल, अनोखपुर और डिंडौरी
और एक है बालाघाट, यानी कि यहाँ से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सीमा का निर्धारण होता है छत्तीसगढ़ में। और कितने जिलों आते हैं दोस्तों, तो 6 जिले मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात सबसे कम 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर हैं, वो किससे सीमा का निर्धारण करते हैं, मतलब साझा करते हैं सीमा का, तो वो गुजरात के साथ सीमा का साझा करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीमा का निर्धारण किसके साथ होता है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। और जो सबसे कम है वो न्यूनतम सीमा वो है झाबुआ और अलीराजपुर किससे, गुजरात, यानी कि गुजरात में सबसे कम सीमा का साझा करता है मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो सीमा का साझा करता है वो है उत्तर प्रदेश के साथ। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ पर जिले दिए गए हैं, और ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों की सीमा को टच करते हैं। जैसे सिंगरौली जिला हो गया, वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं झाबुआ जिला को अगर हम लोग देखते हैं तो झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, और बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा का साझा करता है। अगर अलीराजपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा का मतलब साझा करता है अपनी सीमा का, और मुरैना और शिवपुरी ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को अपनी सीमा के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को 2 राज्यों के साथ इनकी सीमा लगी हुई है, तो वो सिंगरौली है, झाबुआ, बालाघाट, अलीराजपुर और मुरैना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक, यानी कि मध्य प्रदेश में जो भाषा है मध्य प्रदेश की दोस्तों वो है हिंदी, यानी कि ऑफिशियल जो भाषा है मध्य प्रदेश की वो कौन सी है दोस्तों, वो हिंदी को माना गया है। मध्य प्रदेश का जो चिन्ह है वो 24 स्तूपों वाली आकृति का है, और इसके मध्य में क्या है दोस्तों, गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद का वृक्ष, और ऊपर इसके अशोक का स्तंभ, जो अशोक का स्तंभ है वो ऊपर है। और जो मध्य प्रदेश का गान है दोस्तों, राष्ट्रीय गान, वो राजकीय गान तो वह है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा यह मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, जिसको किसने लिखा था दोस्तों, तो इसको लिखा था महेश श्रीवास्तव ने 2010 में मध्य प्रदेश गान को लिखा था। मध्य प्रदेश का जो पशु है वह है बारहसिंगा, जो बेडरी प्रजाति का है। बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कहा गया है, जो बेडरी प्रजाति का है। इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुआउसेली। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग वैज्ञानिक नाम भी इसका जान लीजिएगा। मछली जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है वो है महासीर, जिसको टॉर प्यूटी टोरा इसका वैज्ञानिक नाम है मछली का। महासीर प्रजाति की मछली है जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। राजकीय वृक्ष दोस्तों बरगद को कहा गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनगेलिसिस। फाइकस बेनगेलिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, बरगद का। और वहीं पक्षी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी दूधराज, यानी कि शाहे बुलबुल, उसको शाहे बुलबुल भी कहते हैं और दूधराज भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों है पैराडाई फ्लाई कैचर। राजकीय पुष्प का नाम है सफ़ेद लिली, जिसको वैज्ञानिक नाम में लिलियम कैंडियम कहा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प को। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट है वो मालवा क्षेत्र में माच नाम का होता है। राजकीय नृत्य राई है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब, जो 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था, किसको, मलखम्ब को। और जो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी यानी कि पवित्र नदी है वो है नर्मदा दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो फसल है सोयाबीन है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स,
यानी कि ग्लाइसिन मैक्स, ये किसका नाम है दोस्तों? सोयाबीन के वैज्ञानिक नाम। फल मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम है, जिसको मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मैंगनीफेरा इंडिका, वो है आम का जो राजकीय फल है। और जो ये राजकीय चिन्ह यानी कि राजकीय प्रतीक दिए गए थे दोस्तों, यह 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस समय पर मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, जो भी चीज़ें थी वो अपनाई गई थी। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं मध्य प्रदेश की बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी वो आप तक पहुँच सकेंगी।